हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सक्सेस प्लस एकेडमी। तो आज अपन इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हाइड्रोलॉजी का नेक्स्ट प्रोसेस है। इससे पहले अपन 3-4 प्रोसेस जो थे उनको कंप्लीट कर चुके हैं। हाइड्रोलॉजी अपनी लगभग कंप्लीट होने पे आ चुकी है। अगर आपने पहले वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो यहाँ पे आई का एक बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, आपको पूरी हाइड्रोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लियर? तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इनफिल्ट्रेशन। तो आप हेडिंग डालिए इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन। क्लियर? तो इनफिल्ट्रेशन क्या है? एक जर्नल सी टर्म है, आप सभी समझते होंगे आई होप। तो देख लेते हैं इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। लेट सपोज मेरे पास ये ग्राउंड सरफेस है या ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ऊपर से मेरे पास हुई बरसात, तो मेरे पास लेट सपोज मैंने मान लिया प्रेसिपिटेशन हुआ ऊपर से। अब प्रेसिपिटेशन होता है तब आप सबको पता है प्रेसिपिटेशन या बरसात का कुछ पानी तो बह जाता है सरफेस के ऊपर से, जिसे अपन बोल देते हैं रन ऑफ। क्लियर है ना? और कुछ जो पानी होता है वो क्या करता है, जमीन में अंदर चला जाता है। मतलब मिट्टी जो होती है बरसात के कुछ पानी को अपने अंदर सोख लेती है, ठीक है ना। मतलब कि सोइल या जो मेरा ग्राउंड है वो प्रिसिपिटेशन के कुछ पार्ट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा, उसको सोख लेगा। और ऐसा वाटर जो कि ग्राउंड में अंदर चला गया, जिसको मिट्टी ने सोख लिया, उसे बोलते हैं अपन इनफिल्ट्रेट वाटर। और इस प्रोसेस को जिस कैपेसिटी से या जिस प्रोसेस से मिट्टी जो है मेरी सॉइल जो है वो वाटर को एब्जॉर्व करती है, उसे बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन। क्लियर है? होप आपको समझ में आया होगा। इसकी अगर मैं वन लाइन डेफिनेशन लिखूं तो ये क्या है मेरे पास, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। क्लियर है? तो अगर मेरी मिट्टी जो है पानी को एब्जॉर्व कर लेती है, सोख लेती है, तो इसे बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन। ठीक है ना? होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, और एक दो टर्म होती हैं जो आपको देखने को मिली होंगी, आपने कभी कभी पढ़ा होगा। ठीक है ना? ये प्रोसेस तो हो गया मेरा इनफिल्ट्रेशन। क्लियर है? आपने 2-3 टर्म पढ़ी होंगी, मैं आपको ओनली बता देता हूं, डिस्कस उनको अपन इरिगेशन में करेंगे। आपने कहीं पढ़ा होगा सीपेज, आपने कहीं पे पढ़ा होगा परकोलेशन। ये दो टर्म और मिलती हैं अपने को, ठीक है ना। तो देखो, ध्यान से समझना है इनके बीच की डिफरेंस को। मिट्टी पानी को एब्जॉर्व करती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो ऊपर लेवल की या अपर लेवल की जो सॉइल है मेरी, वो क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्व करेगी, अपने अंदर आने देगी, ठीक है ना। इस प्रोसेस को तो बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन। अब जब मिट्टी के अंदर पानी आ गया तो वो सॉइल की परमिएबिलिटी की वजह से क्या करेगा, मिट्टी के अंदर फ्लो करेगा। उसे बोलते हैं अपन कई बार सीपेज, कई बार परकोलेशन, ठीक है ना। अब सीपेज परकोलेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसे अपन इरिगेशन में कंप्लीट तरीके से देखेंगे, ठीक है। यहां पे नहीं देखेंगे क्योंकि टाइम अपना काफी ज्यादा लग जाएगा इस चीज में, ठीक है। सीपेज और परकोलेशन के बीच के डिफरेंस को अपन जब कैनाल डिजाइन करेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक। देखिए, अब यहाँ पे काम की बात ये तो हो चुका अपना कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। अब कुछ नई टर्म आती है अपने पास जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। दो टर्म आपको लिखी हुई मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। और दूसरी मिलेगी आपको इनफिल्ट्रेशन रेट। देखो, दोनों के बीच का समझते हैं अपन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन रेट तो क्या होती है, क्योंकि आपको पता है अगर मेरे पास अलग अलग टाइप की सॉइल होंगी वो पानी को अलग अलग रेट से एब्जॉर्व करती हैं। जैसे एक केस में लेता हूं सैंड का, ठीक है, और एक केस लेता हूं मैं क्ले का। मेरे पास दो टाइप की सॉइल है, एक है मेरे पास सैंड और एक है मेरे पास क्ले। आप क्या करो, आप सिंपल सा काम करो, एक कटोरे में एक तो सैंड डाल दो आप, और उस दूसरे कटोरे में आप डाल दो क्ले, जो बारीक वाली मिट्टी होती है अपनी पतली मिट्टी जो होती है, ठीक है ना। क्लियर? आप अगर सैंड के ऊपर वाटर डालेंगे तो सैंड जो है वो बहुत जल्दी उस पानी को एब्जॉर्व कर लेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप क्ले के ऊपर वाटर डालेंगे तो क्ले जो है वो उस पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्व करेगी। इसका मतलब मेरे पास ये बात समझ में आ गई कि अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल होंगी तो डिफरेंट उनकी इन्फिल्ट्रेशन रेट होगी। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, उस रेट या वो रेट जिसपे मेरी सॉइल पानी को एब्जॉर्व करती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेरी जो सॉइल है वो वाटर को किस रेट से एब्जॉर्व करती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, इन्फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात आती है मेरे पास इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वो इन्फिल्ट्रेशन रेट होती है जो कि किसी भी सॉइल के लिए मैक्सिमम होती है, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल से समझिए, यहां पे एक ये इंसान है,
ठीक है। इस इंसान का जो कैपेसिटी है भाई, इसका शरीर बहुत तगड़ा है, ये 50 से 60, ऐसा मानिए ये 50 किलो वजन उठा सकता है। जैसे मेरा एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, मैं जिम में चेस्ट प्रेस करता हूं तो मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं, क्लियर है ना। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे 50 किलो अवेलेबल नहीं है, 25 किलो रखा है, तो मैं 25 किलो भी उठा सकता हूं ना। बात समझ में आ रही है आपके? तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे 25 किलो वेट उठा रहा हूं तो वो क्या है, मेरी इनफिल्ट्रेशन रेट है। लेकिन मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना उठा सकता हूं, मेरी इनफिल्ट्रेशन सॉरी, मेरी जो वेट उठाने की कैपेसिटी है वो 50 किलो है। तो सॉइल की मैक्सिमम रेट जिस पे वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है वो तो होती है उसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब यही होता है। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे सॉइल किस रेट से एब्जॉर्ब कर रही है वो होती है उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट, क्लियर ना। इनफिल्ट्रेशन रेट को कई बार अपन एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन रेट भी बोल देते हैं, इसको अपन ने डिनोट कर दिया स्मॉल एफ इसे, क्लियर है। बात आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन आप अपने पर्पस से अपने हिसाब से लिख लें। बाकी अपना जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसकी लिंक दी हुई होती है यूट्यूब चैनल के नीचे, वहां पे मैं इनके जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, क्योंकि थ्योरी लिखूंगा तो समय लग जाएगा अपना, ठीक है ना। आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां पे आपको इन्फिल्ट्रेशन की बाकायदा पीडीएफ या जेपीजी में जो भी अवेलेबल होगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, टेंशन ना लें, ठीक है। विकीपीडिया से उठा के नहीं डालूंगा डायरेक्ट, क्लियर है ना। तो दोनों के बीच में गैप आपको समझ में आ गया होगा। वापस बता दूं, इनफिल्ट्रेशन रेट एक पर्टिकुलर टाइम पे सॉइल कितनी रेट से एब्जॉर्ब कर रही है, और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एक पर्टिकुलर सॉइल की कितनी मैक्सिमम रेट हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं उस चीज को देखते हैं। तो छोटी सी हेडिंग डालें, एक रिलेशन बिटवीन इनफिल्ट्रेशन रेट एंड रेनफॉल इंटेंसिटी। इस टॉपिक पे भैया जेईएन के एग्जाम में 5-6 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये अपने पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान सा है, समझ लेना बस क्या है, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे रेनफॉल हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक जस्ट एग्जांपल ले लेता हूं कि भैया मेरे पास जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है, जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, सॉरी स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, वो मैंने मान लिया पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास 10 mm/आवर है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। उस पर्टिकुलर सॉइल की जहां पे बरसात हो रही है, उस पर्टिकुलर सॉइल की जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, मतलब एफ जो है मेरे पास वो है 15 सेंटीमीटर, mm में लिए ना, mm/आवर। ये मैंने दो डेटा अज्यूम किया। मेरे पास एक ग्राउंड है जहां पे एक पर्टिकुलर सॉइल है, और उस सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने की रेट है 15 mm/आवर, और वहां पे मेरे पास ऐसा एक केस मानिए कि बरसात हो रही है 10 mm/आवर की, ऐसा मैंने माना, क्लियर है। तो अगर मेरा पहला केस फर्स्ट, मैं रिलेशन देख रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना, मैं रिलेशन देख रहा हूं किस किस के बीच में, इनफिल्ट्रेशन रेट और रेनफॉल इंटेंसिटी के बीच में। केस फर्स्ट मैंने लिया, अगर मेरी बरसात की जो इंटेंसिटी है, रेनफॉल की इंटेंसिटी है, वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मतलब स्मॉल एफ से कम हो, ठीक है ना। तो पहला केस क्या है मेरे पास, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा है और रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है मेरे पास, कम है, मेरे पास ये केस है। समझ में आई आपको बात? अब अगर मेरे पास ये केस है, अगर मेरे पास रेनफॉल की इंटेंसिटी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम है, तो इस केस में जो मेरे पास एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन रेट होगी वो क्या होगी, इंटेंसिटी के बराबर होगी, ठीक है। मेरे पास एक्चुअल जो इनफिल्ट्रेशन रेट होगी वो किसके बराबर होगी, रेनफॉल इंटेंसिटी के बराबर होगी। कैसे होगी देखें समझें, ठीक है। मेरे पास बरसात हो रही है 10 mm, ठीक है, 1 घंटे में, और मेरी जो सॉइल है वो कितना एब्जॉर्ब कर सकती है 1 घंटे में, 15 एब्जॉर्ब कर सकती है। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं 4 रोटी खा सकता हूं, लेकिन मेरे पास कितनी रोटी रखी है सामने, 3 ही रोटी रखी है, तो मैं 3 की 3 खा जाऊंगा ना, क्या दिक्कत आ रही है? मेरी कैपेसिटी तो 4 रोटी खाने की है ना, मेरे सामने 3 रखी है, मतलब 4 से कम ही रखी है ना, तो मैं तीनों की तीनों खा सकता हूं। मतलब कि सॉइल तो मेरी 15 mm एब्जॉर्ब कर सकती है 1 घंटे में, उसको मिल कितना रहा है, मात्र 10 mm मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना एब्जॉर्ब कर रही होगी, जितना उसको मिल रहा है, ठीक है ना। तो वही बात आ गई, यहाँ पे कैपेसिटी मेरे पास ज्यादा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना मिल रहा है, ओनली आई वाटर मिल रहा है उसको। तो इस केस में जो एक्चुअल रेट हो जाएगी आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। केस सेकंड लो, ये आ गया मेरे पास केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, जो मेरी इनफिल्ट्रेशन की रेट है वो कैपेसिटी से बराबर हो जाए या ज्यादा हो जाए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन कि मेरे पास जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वो बढ़ के अब क्या हो गई मेरी
20 mm/h हो गई। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात आपको। फिर से एग्जांपल लेते हैं अपन मेरा, ठीक है ना। मैं 4 रोटी खा सकता हूं, मेरी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की है और मेरे सामने रखी है 6 रोटी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उनमें से 4 रोटी उठाऊंगा और खा लूंगा। ठीक है, क्यों खा लूंगा, क्योंकि मेरी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की है। समझ में आ रही है ना बात आपको। तो यहां से आप देख सकते हैं मेरे पास बारिश तो हो रही है ज्यादा, ठीक है ना, लेकिन उस पर्टिकुलर सॉइल की कैपेसिटी 15 mm/h की है। तो 15 mm/h की उसकी कैपेसिटी है, तो इस कैपेसिटी से ज्यादा एब्जॉर्ब थोड़ी कर सकती है। ठीक है ना। तो अगर मेरे पास इनफिल्ट्रेशन की रेट है 15 और रेनफॉल हो रही है मेरे पास 20, तो पर्टिकुलर टाइम पे सॉइल की जो एक्चुअल रेट होगी एब्जॉर्प्शन की वो किसके बराबर होगी, कैपेसिटी के बराबर होगी। तो अगर मेरी रेनफॉल ज्यादा हो जाती है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो इस पर्टिकुलर केस में जो एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन रेट होगी वो किसके बराबर होगी, कैपेसिटी के बराबर होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इस चीज में, क्योंकि इस चीज पे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको बनाएं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बना लिया, हटा दूं मैं इसको, पॉज करके बना लिया करो, है ना। अब देखें, एक अपने पास पर्टिकुलर रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या आता है, मैं ग्राफ के थ्रू आपको बताता हूं। ये मेरे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है टाइम, और वाई एक्सिस पे मेरे पास बढ़ रही है इनफिल्ट्रेशन रेट। इसको एक्चुअल रेट है मेरे पास किसी पर्टिकुलर टाइम पे। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में टी बराबर कितना है मेरे पास, 0 है, मतलब ये स्टार्टिंग है। तो जैसे ही मेरे पास प्रिसिपिटेशन स्टार्ट होगी, ऐसा मैंने माना कि मेरी जो सॉइल थी वो ड्राई कंडीशन में थी, मतलब उसकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन पर्टिकुलर टाइम पे 0 था। तो अगर ड्राई कंडीशन में होगी तो उस केस में जो मेरे पास इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है ना। और जैसे जैसे सॉइल की सेचुरेशन बढ़ता है, सॉइल का डिग्री ऑफ सेचुरेशन बढ़ता है, मेरे पास इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी या रेट जो है, सॉरी रेट, इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। मतलब कि इस टाइप से मेरा कर्व आता है, क्लियर। और एक पर्टिकुलर टाइम पे ये जो मेरी इनफिल्ट्रेशन रेट है ये कांस्टेंट वैल्यू को ले लेती है। ठीक है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं अपन स्मॉल एफ सी। इसे बोला जाता है क्रिटिकल इनफिल्ट्रेशन रेट, क्लियर। तो मेरे पास जो इनफिल्ट्रेशन रेट का ग्राफ आता है टाइम और इनफिल्ट्रेशन रेट का, वो कुछ इस टाइप का आता है। मतलब पहले मैक्सिमम रहेगी स्टार्टिंग में, देन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, और एक फिर कांस्टेंट वैल्यू वो अटेन कर लेगी, फिर उस पे ही चलेगी इनफाइनाइट टाइम तक। देखो इसका कारण क्या होता है, मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। ठीक है, मैंने ऐसा माना कि स्टार्टिंग में मेरे पास जो सॉइल थी वो फुली तरीके से क्या थी, ड्राई थी। समझ में आई, मतलब यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो था वो 0 था। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक बर्तन लेता हूं और सॉइल बनाता हूं इसमें, ठीक है, ये मैंने क्या बना दी, यहाँ पे सॉइल बना दी, क्लियर है जी। ठीक, अब चूंकि मेरी जो सॉइल है वो पूरी तरीके से ड्राई है, इसका मतलब इस सॉइल के बीच में जो पोर्स हैं, जो खाली जगह है, वहां पे पानी बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो सॉइल के बीच में जो पोर्स होंगे उसमें कैपिलरी पोर्स भी होंगे। तो कैपिलरी पोर्स होंगे वो क्या करेंगे, वाटर को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जब सॉइल मेरी ड्राई होगी तो क्या लगेगा, वाटर पे कैपिलरी अट्रैक्शन लगेगा, मतलब सॉइल जो है वो वाटर को अट्रैक्ट करेगी कि भाई आजा मेरे पास। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, उस अट्रैक्शन की वजह से पानी ज्यादा आएगा, क्योंकि उसको अट्रैक्शन मिल रहा है। ठीक है, जहां अट्रैक्शन मिलता है वहां सब चीज भागी भागी जाती है, तो पानी भी भागा भागा आ जाएगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले इसको कैपिलरी अट्रैक्शन सबसे ज्यादा मिला, क्यों मिला, क्योंकि स्टार्टिंग में सारे की सारे जो छेद थे, पोर्स थे इनके बीच के, वो खाली पड़े थे। ठीक, तो सबसे पहले जब सॉइल मेरी ड्राई होगी उस टाइम पे मैक्सिमम रेट होगी। समझ में आ रही है बात। धीरे धीरे क्या होगा, पानी आना स्टार्ट हुआ, पानी इनके बीच वाले पोर्स में बढ़ता गया। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके बीच के जो पोर्स हैं उनमें पानी फिल होता जा रहा है। ठीक है, अब कैपिलरी अट्रैक्शन किसकी वजह से लग रहा था, जो कैपिलरी पोर्स खाली पड़े थे वो लगा रहे थे अट्रैक्शन। अब धीरे धीरे मेरे पास पानी आता गया,
कुछ जो पोर्स थे मेरे पास वो क्या होते गए, बढ़ते गए। अब कुछ पोर्स भर गए, कुछ पोर्स रह गए, तो अट्रैक्शन जो है मेरे पास वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे मेरे पास कैपिलरी अट्रैक्शन कम होता जाएगा, मेरी जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। अब एक समय ऐसा आएगा मेरे पास जब सॉइल के सारे जो पोर्स हैं वो भर चुके होंगे। समझ में आई बात? आपको पता लग गया कि भैया मेरे जो सारे पोर्स थे सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो चुके हैं, अब भर चुके हैं। मतलब अब कैपिलरी अट्रैक्शन लगना मेरा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है। फिर भी आप यहां पे देख रहे हो कि मेरी इन्फिल्ट्रेशन रेट बंद नहीं होती। ठीक है। क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेती है। ठीक। अब ये कांस्टेंट वैल्यू किसकी वजह से आती है, ये कांस्टेंट वैल्यू आती है सॉइल की परमिएबिलिटी की वजह से। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉइल की वो प्रॉपर्टी जो अपने अंदर से वाटर फ्लो होने देती है। ठीक है। तो उस परमिएबिलिटी की वजह से यहां पे जो मेरी इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या ले लेती है, कांस्टेंट वैल्यू ले लेती है। क्योंकि आपको पता है एक पर्टिकुलर टाइप की अगर सॉइल है तो उसकी परमिएबिलिटी कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है। कि यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। जनरल बात कर रहे हैं अपन, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम रेट थी किसकी वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में कैपिलरी अट्रैक्शन मेरा मैक्सिमम था। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखना, पूछी गई है, स्टार्टिंग में इन्फिल्ट्रेशन रेट मेरी ज्यादा होती है, धीरे धीरे समय के साथ कम हो जाती है, और बाद में एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू ले लेती है जिसे बोलते हैं अपन एफसी, क्रिटिकल इन्फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है। समझ में आया होगा? ठीक है जी। क्लियर? रीजन मैंने आपको बता दिया, रीजन पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। बनाएं इसको, छोटा सा ग्राफ है, काम का है, आगे भी काम आएगा। ठीक। अब देखते हैं अपन कुछ फैक्टर जो कि इन्फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। तो छोटी सी हेडिंग डालें आप, फैक्टर्स अफेक्ट इन्फिल्ट्रेशन। देखो, हालांकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इन्फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, अपन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हैं उनको काउंट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमने अभी देखा वो क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर, इसको आप वाटर कंटेंट बोल लो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, ये सॉइल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको बता रहा है। तो आपको पता है अगर सॉइल में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होगा, सॉइल ड्राई होगी, तो मेरे पास इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगी। जैसे जैसे मॉइस्चर मेरा बढ़ता जाएगा, रेट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आ गई? पहली बात समझ में आ गई, पहला फैक्टर कैसे वर्क करता है। दूसरा फैक्टर देखिए, सॉइल टाइप या टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल टाइप भी अफेक्ट करता है इन्फिल्ट्रेशन को। कैसे करता है, मैंने स्टार्टिंग में ये एक एग्जांपल लेके बताया था कि भैया आप एक केस लो सैंड का और दूसरा केस लो क्ले का। तो अगर सैंड के ऊपर आप पानी डालोगे तो सैंड क्या है, बहुत जल्दी से पानी को एब्जॉर्व कर लेगी। लेकिन अगर आप पानी को क्ले के ऊपर डालते हो तो पानी को क्या करेगी, धीरे धीरे एब्जॉर्व करेगी। बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि क्ले की परमिएबिलिटी कम होती है, सैंड की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, इसमें बहुत फाइन पोर्स होते हैं, इसमें लार्ज पोर्स होते हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं सॉइल टाइप भी जो होती है इन्फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करती है। मतलब कि अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग इन्फिल्ट्रेशन रेट प्रेजेंट होगी। ठीक है ना? तीसरा फैक्टर मेरे पास आता है परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है। अभी इस चीज को देखा था अपन ने, वापस देख लेते हैं। परमिएबिलिटी क्या होती है, हर सॉइल के लिए अलग अलग होती है। परमिएबिलिटी बेसिकली होती क्या है कि किसी सॉइल में किस रेट से वाटर फ्लो हो सकता है, उसी को अपन परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो अगर किसी सॉइल की परमिएबिलिटी ज्यादा है, दैट मींस उसके लिए इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होगी, मेरी ज्यादा होगी। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आपको पता है कि परमिएबिलिटी को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल के से। ठीक है। तो आपको पता है जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी उतनी ही ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन रेट। क्लियर है ना? तो जैसे जैसे मेरा के बढ़ेगा मेरी इन्फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास पॉइंट आता है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, डेप्थ ऑफ सरफेस डिटेंशन। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस कर्व को हटा रहा हूं मैं, ये लो जी। एक एग्जांपल देखो, ये मेरे पास ग्राउंड सरफेस है, ऐसा ना माने आप, ऐसा माने। ठीक है। ये मेरे पास एक छोटा तालाब है और ये मेरे पास एक गहरा तालाब है। ठीक है ना? यहाँ पे पानी भरा हुआ है मेरे पास 1 मीटर तक और यहाँ पे पानी भरा हुआ है मेरे पास 5 मीटर तक।
ठीक है। नीचे वाली सॉइल होगी ये क्या करेगी, कुछ वाटर को एब्जॉर्व करेगी, यहाँ भी नीचे सॉइल भरी हुई है, ये भी क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्व करेगी। ठीक है ना। सॉइल में एक जैसी ले लेता हूँ, इसको बोल दिया मैंने सॉइल ए और इसको भी बोल दिया मैंने सॉइल ए, मतलब मेरे पास जो सॉइल है वो सेम है, अलग नहीं है। ठीक है। ओनली क्या चीज अलग है यहाँ पे कि जो मेरे पास वाटर भरा हुआ है उसकी डेप्थ अलग अलग है। अब देखो आप, ठीक है जी, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आपने एफएम पढ़ी होगी, P इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है ना। प्रेशर जो लगता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। मतलब दूसरी टर्म में बोले तो डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास डेप्थ जो है वो कितनी है, 1 मीटर है, और यहाँ पे मेरे पास जो डेप्थ है वो कितनी है, 5 मीटर है। तो अगर मैं बॉटम वाला वाटर का पार्टिकल लेता हूं, मेरे पास नीचे ही नीचे वाटर पड़ा हुआ है, एक पार्टिकल मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है वाटर का, तो इस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है वाटर की, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लग रहा है या यहाँ पे जो मॉलिक्यूल पड़ा है वाटर का उस पे कम प्रेशर लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ कम है वाटर की। यही बात हुई। ठीक है ना। अब आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल पड़ा है उसको इसके कंपैरिजन में ऊपर से कम प्रेशर झेलना पड़ रहा है, मतलब ऊपर वाला पानी इसको कम धक्का दे रहा है नीचे जाने के लिए। जबकि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल पड़ा है उसको 5 मीटर पानी का ऊपर से प्रेशर लग रहा है कि भाई जा तू नीचे सॉइल में जा। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास यहाँ पे डेप्थ ज्यादा होगी या वाटर का हेड ज्यादा होगा तो इनफिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना। अगर मेरे पास हेड कम होगा तो इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होगी, कम होगी। समझ में आई बात। इस चीज में अपन ने बाकी सारे फैक्टर सेम रखे हैं, ओनली किसको देखा है, यहाँ पे ओनली डेप्थ को देखा है। ऐसा मत बोल देना कि यहाँ पे सॉइल अलग हो, यहाँ पे सॉइल अलग हो, तो अलग भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अपन ने सॉइल सेम मानी है, अपन ने ओनली किसको देखा है, डेप्थ को देखा है। क्लियर हुई ये बात। रीजन क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ठीक है। तो अगर मेरे पास डेप्थ ज्यादा होगी तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है इनफिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक। नेक्स्ट जो मेरे पास पांचवा पॉइंट आता है, दैट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वाटर का वो भी इनफिल्ट्रेशन रेट पे अफेक्ट डालता है। ये डायरेक्ट अफेक्ट नहीं डालता, ये इनडायरेक्ट अफेक्ट डालता है, मतलब कहीं से घूम घाम के इसका इफेक्ट इनफिल्ट्रेशन रेट पे आके पड़ता है। देखो कैसे आके पड़ता है। आपको पता है एफएम आपने हल्की फुल्की पढ़ी होगी कि भैया अगर मैं किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसका विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं दैट मीन्स उसकी विस्कोसिटी कम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यही होता है ना, गैस में बढ़ जाती है और लिक्विड में कम हो जाती है, यही सीन होता है। विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लो में जो एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, रेस्ट्रेन होते हैं, उसको अपन विस्कोसिटी बोलते हैं। मतलब फ्लो में अब मेरे पास कम प्रॉब्लम आ रही है वाटर को बहने में, तो अगर वाटर का मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वाटर की विस्कोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और विस्कोसिटी कम हो गई दैट मीन्स उसको फ्लो होने में जो रेस्ट्रेन आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। मतलब कहीं ना कहीं मैं दूसरी टर्म में बोलूं तो वाटर मेरे पास क्या हो गया, पतला हो गया, एक तरीके से बोला जाए तो। ठीक है ना। इसको वाटर पतला ही होता है, लेकिन उसकी जो विस्कोसिटी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई किसी पर्टिकुलर चीज की तो वो क्या करेगा, आसानी से फ्लो कर सकता है सॉइल में। ठीक है ना। तो इसका क्या पड़ा, टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा। मतलब अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो विस्कोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और विस्कोसिटी कम हो गई तो इनफिल्ट्रेशन रेट मेरी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। समझ में आई है आपको बात। तो इसका टेम्परेचर का यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है, मतलब रास्ते में होता हुआ आया है। समझ में आ गई होगी आपको बात। ये चीज एक बार एग्जाम में पूछी हुई है कि भैया टेम्परेचर का किस टाइप से इफेक्ट पड़ता है। तो भैया अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं तो इनफिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगी, मेरी बढ़ जाएगी। रीजन क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। ठीक है ना। बनाइए इसको। इसके आगे अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ये कोविड 19 का बार बार मिट जाता है। ठीक है। एक चीज देख लीजिए जो अभी तक शायद नहीं पूछी गई है लेकिन इन फ्यूचर पूछी जा सकती है। एक चीज आती है मेरे पास, क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ठीक है। क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी या क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन रेट। ठीक है। देखें इसको, पहले मैं एक ग्राफ बना देता हूं। ये मैंने एक ग्राफ बनाया। ठीक है। इधर मेरे पास इनफिल्ट्रेशन रेट चल रही है, इधर मेरे पास चल रहा है समय।
टाइम। ठीक है, आपको पता है स्टार्टिंग में t बराबर 0 पे क्या होता है, मेरे पास मैक्सिमम रेट रहती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और फाइनली एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेती है। ठीक है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को अपन ने बोला था एफ सी, मतलब क्रिटिकल बोला था। t बराबर 0 पे जब मैक्सिमम थी तो मैंने इसको डिनोट कर दिया यहाँ पे एफ नॉट से। क्लियर, एफ नॉट क्या हो गई मेरे पास, इनफिल्ट्रेशन रेट एट t बराबर 0, मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे क्या है, एफ सी का आपको पता है, वापस लिख देता हूं, ये क्या है मेरे पास, क्रिटिकल इनफिल्ट्रेशन रेट। ये दोनों चीजें आपको पता है। ठीक, अब देखो क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है, ये तो मेरे पास एक ग्राफ बन गया। अब मेरे से बोले कि तू T1 से लेके T2 टाइम मेरे पास कोई स्लॉट है, मेरे पास T1 से लेके T2 टाइम का कोई स्लॉट है, इसके लिए टोटल इनफिल्ट्रेशन निकाल। समझ में आ रही है ना बात, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है मेरा, बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो बीच में किसी टाइम स्लॉट में अगर मैं टोटल इनफिल्ट्रेशन निकालूं, मतलब सारा की सारा बीच वाला इनफिल्ट्रेशन ऐड कर दूं, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको काउंट करूं, क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को डिनोट करते हैं अपन कैपिटल एफ पी से। ठीक है, इसको काउंट करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल सा मेथड जो अब तक अपन लगाते आए हैं, क्या करेंगे, एफ टी का डी टी के रेस्पेक्ट में T1 से लेके T2 तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यही काम करते आए हैं ना अपन, सॉम में देख लो, एफएम में देख लो, क्या करते हैं, एक बीच में एक स्ट्रिप लेते हैं, उस स्ट्रिप का जहां से स्टार्टिंग है जहां तक एंड है वहां तक क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर टी टाइम पे एफ टी, मतलब एक पर्टिकुलर टी टाइम पे इनफिल्ट्रेशन रेट ली। ठीक है ना, उसका क्या किया, T2 से सॉरी T1 टाइम से T2 टाइम तक क्या कर दिया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे जो ये वाली टर्म है, ये क्या दे रही है, T1 से लेके T2 टाइम तक के बीच में जो टोटल इनफिल्ट्रेशन हुआ है उसको इस इक्वेशन ने मेरे पास शो कर दिया। क्लियर, होप आपके पास समझ में आई होगी। क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मतलब एक टाइम स्लॉट के बीच में टोटल इनफिल्ट्रेशन। क्लियर, देखो ये सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन एक चीज हमने यहाँ पे छोड़ दी कि भैया टी टाइम पे जो मेरी इनफिल्ट्रेशन रेट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे इनफिल्ट्रेशन रेट निकालना चाहूं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मेरा एफ सी प्लस में एफ नॉट माइनस एफ सी इंटू ई की पावर माइनस के एच इंटू टी। ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी टी टाइम पे इनफिल्ट्रेशन रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरे पास एफ सी मतलब कि क्रिटिकल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की वैल्यू पता हो, एफ नॉट मींस स्टार्टिंग में जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी थी, रेट थी, उसकी पता हो, कि एच यहाँ पे होता है एक कांस्टेंट और टी होता है यहाँ पे टाइम। समझ में आ गई होगी बात। इस इक्वेशन को जो किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे आपको क्या देती है, इन्फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू देती है, इसे बोला जाता है हॉर्टन इक्वेशन। मतलब कि ये जो इक्वेशन थी ये हॉर्टन ने दी थी। याद रख लेना, मे बी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया हॉर्टन इक्वेशन क्या होती है, या दूसरी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन रेट फाइंड आउट करनी है तो किस फॉर्मूला का यूज करूंगा या किस इक्वेशन का यूज करूंगा, हॉर्टन इक्वेशन का यूज करूंगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। के एच यहाँ पे जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसे बोलते हैं हॉर्टन डीके कांस्टेंट। डिके मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रही है ना इनफिल्ट्रेशन रेट, मतलब डिके आ रहा है ना, कम हो रहा है इसमें कुछ ना कुछ पार्ट, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्टन डिके कांस्टेंट। टी आपके पास पता है, टी क्या होता है, मेरा टाइम होता है। ठीक है, एफ नॉट का आपको पता ही है क्या होती है, स्टार्टिंग में इन्फिल्ट्रेशन रेट, और एफ सी पता है आपको क्या होती है, क्रिटिकल इन्फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप सारी की सारी ये वाली चीजें पहले अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनके बिना अगला जो अपना सीन है वो समझ में नहीं आएगा। होप आपको सारी की सारी जो रामायण मैंने बताई समझ में आ गई होगी। अच्छी लगी है तो कृपया करके इसको शेयर वगैरह कर दें। ठीक है, थैंक यू।